जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। वूल लिमिटेड started its business on 1st April 50. At which amount flock of sheep should be presented in financial statements? और दूसरे में भी कुछ पूछ रहा है, छोड़ो पहले रिक्वायरमेंट को छोड़ो। बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू कर रहे हैं जी ये, और 1 अप्रैल को ही एक शीप का फ्लॉक खरीदा इन्होंने फॉर 100 मिलियन, ठीक है। 31 मार्च 16, देखो हमारा जब साल शुरू होता है 1 अप्रैल 15 पे, तो ये 12 फाइनेंशियल ईयर एंड करना है, तो ये कब ख़त्म होगा जाके? 31 मार्च 16 पे ख़त्म होगा ना। ओके, तो ये लिख लिया करो एहतियातन, अच्छा होता है, ईजी हो जाता है आपके लिए। एट 31 मार्च 16 द फ्लॉक वॉज वैल्यूड एट 120 मिलियन, ठीक है। एवरी टाइम एनिमल्स आर सोल्ड देयर इज़ अ 5% कमीशन, ठीक है जी। पेबल टू द डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जब भी कभी बेचना है तो ये क्या है जी? कॉस्ट टू सेल। नो फर्दर शीप वर परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर वूल शेयर्ड बाय WL हैड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ऑफ, ये क्या है जी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसकी भी एंट्री आपको आती है। अब एंट्रीज कर लेते हैं ज़रा, एंट्री से ज़रा ये कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। बायोलॉजिकल एसिड पहले आपने ख़रीदा, इसको रखना होता है आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो आपने कितने के ख़रीदे थे ये एनिमल? 100 मिलियन। बोलो 100 मिलियन तो है, लेकिन 5% कॉस्ट टू सेल है, तो 95% करो, आंसर 95 आ गया। और कैश तो आपका एक्चुअल आउटफ्लो होना है 100, सही है। तो 5 का आपको क्या आ गया? इनिशियल रिकग्निशन पे लॉस, जो कि आ जाया करता है अक्सर, इसमें तो आता ही है। उसके बाद मैं तो कहता हूँ ईयर एंड गेन लॉस, ये अब हमने क्या किया? ये हमने क्या किया? परचेज के वक्त ये एंट्री पास की, ऐसा ही है। उसके बाद ईयर एंड गेन लॉस निकाला करते थे, कुछ याद है? तो ईयर एंड पर जो गेन या लॉस निकलना है वो हम अपनी वो किया करते थे, रेकन्सिलिएशन सी बनाया करते थे, वही मैं छोटी सी यहाँ बना देता हूँ जी। ओपनिंग 95 नज़र आ रहा है, ओपनिंग कोई नहीं था, चलो 0 कर लो। परचेज एक ही बात है, परचेज 95, और क्लोजिंग पर वो क्या कह रहा है कि फ्लॉक की वैल्यू कितनी हो गई है? 120। लेकिन 120 को 95% करना मत भूलिएगा जी। 114, और आपके पास क्या आ गया जी? गेन आ गया कितना? 19 का। तो इस 19 की क्या एंट्री हुआ करती थी? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और PNL क्रेडिट। पता नहीं है पूछता क्या है हमसे, लेकिन बहरहाल ये आ गया जनाब 19। अभी तो मैं सिर्फ एंट्रीज करी जा रहा हूँ। नेक्स्ट आगे कहता है जी, वूल शेयर कर बैठे हैं। ओहो, वूल शेयर कर बैठे हैं, तो वूल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एंट्री करते होते थे हम वूल डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर लो। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ब्रैकेट में तो लिखते ही थे ना, वूल डेबिट और PNL क्रेडिट। कितने पे जी? 8 मिलियन पे। उसके बाद अगली एंट्री होती थी वूल क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट, ठीक है ना। अब सवाल क्या है? सवाल में कहता है एट विच अमाउंट फ्लॉक ऑफ शीप शुड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब अगर पहला MCQ होता तो पहला MCQ होता तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आपने क्या करना था? ये लिखना था अपने कैलकुलेटर पे, और 114 का आंसर जो है वो यहाँ पे लिख देना। 114 मिलियन है ना। यानी कि रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेनी चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते, पता होता है एंड पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आज तो मुझे लगता है मैं बैठ के ही पढ़ाऊँगा, चलो अच्छा है, बैटरी शदीद लो है ना आखिरी रोज़ों के अंदर। अच्छा चले, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ WL इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर द ईयर 31 मार्च 2016। अब टोटल इनकम निकालनी है, तो ये PNL क्या हो रहा है जी? डेबिट। ये PNL क्या हो रहा है? क्रेडिट। ये PNL क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको नेट कर लेते हैं। ये इनकम है, ये इनकम है, और ये क्या है?
एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट कर सकते थे आप, ठीक है। बहरहाल आपको यहाँ पे कहना है जी, इधर आके इधर देखो कि 5 रुपये से आपका लॉस बढ़ा, P&L डेबिट, तो प्रॉफिट क्या हुआ, यानी इनकम या लॉस, एक्सपेंस है ना, -5। आगे देखो +19 +8 क्या बनता है जी, +22। तो यही आपका आंसर है जी, 22 मिलियन की आपको टोटल इनकम आनी थी। तो ये एक MCQ था, बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट उसमें से बन गई। को मसला, आंसर चेक कर लो। क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड इनिशियल मेजरमेंट किस पे करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। और हमने कितने की ये शीप खरीदी थी, WL परचेज द फ्लॉक ऑफ शीप फॉर 100 मिलियन, ये तो फेयर वैल्यू है। वो कहता है जब भी कभी बेचने जाओगे 5% कमीशन देना पड़ेगा। तो ये पहले सवाल, मेहनती वाले सवाल में भी ऐसे ही किया था, याद करो, नहीं तो दिखाता हूँ वो सवाल। मेरे पास सबूत है ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। ही परचेज 3-4 ईयर ओल्ड शीप फॉर 50,000 और सेल के ऊपर 1% और 2% यानी टोटल 3% कमीशन लेते हैं। तो ये हमने किया था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रिकॉर्ड। ये ज़रा थोड़ा पहला दिन था तो यही काम ही किया हुआ हमने असल में। 150,000 -3% करें या 150,000 को 97% करें ना, 150,000 को 97%, तो आंसर 145,500 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसी पर ही रिकॉर्ड किया था हमने तब भी। चलें जी, द वन एंड ओनली, द फेवरेट वन इज हियर। असल में इस MCQ में इतना मसला नहीं है जितना मसला इसको हम चेंज करके उसमें डालेंगे, ठीक है ना, ये आसान है, ठीक है। तो पहले इसको सिंपल वाले को कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें मसला भी डालते हैं। MCQ रहा कोई नहीं है, बस आगे तो ऐसे फड़का देने हैं हमने थोड़ी देर में, उसके बाद I-38 का पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह। इररेसिस्टिबल सवाल है। अच्छा जी, मारिया लिमिटेड बॉट ऑयल पाम गार्डन, ठीक है जी, बाग खरीद लिया फॉर 150 मिलियन, जिसमें 120 मिलियन है ज़मीन का, तो फिर बाकी 30 मिलियन किसका होगा, गार्डन का, ऑर्चर्ड का, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक हो गया। द गार्डन इज एक्सपेक्टेड टू गिव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स बिफोर रीप्लांटेशन प्रोसेस। अभी उसकी कितनी ज़िंदगी बाकी है, 3 साल तक अभी उसने फ़ायदा देना, उसके बाद फिर उसको पुराने दरख्तों को फल आना बंद हो जाता है ना जब उसकी लाइफ पूरी होती, फिर अगले दरख्तों को वो उखाड़ देंगे और नया पौधा लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑन 31 दिसंबर 19, पहली बात तो अब ये बताओ कि ये है क्या, फिर ये बाग है, ठीक है, बाग है यानी बियरर प्लांट है, ओके, इस पर प्रोड्यूस आएगी। इन दोनों का डिफरेंस जो है 30 मिलियन, वो आपका क्या है जी, बाग की, ऑर्चर्ड की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑन 31 दिसंबर 19 ईयर एंड है, फेयर वैल्यू ऑफ गार्डन इज 22 मिलियन, जिसमें लैंड शामिल नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि ये बियरर प्लांट है, बाग क्या है जी, एक ये बियरर, ये मतलब ऑयल पाम गार्डन है ना, इस पे आपका फल आएगा, तो ये क्या है, बियरर प्लांट। तो बियरर प्लांट तो आपका IS-40 में नहीं बल्कि IS-16 में आता है। तो आप IS-16 पढ़ के आए हैं FAR-1 में, मुझे बताएं FAR-1 में IS-16 ने ऐसी कभी बात की थी कि आपने अपने PPE को, ये PPE है ना, बियरर प्लांट है यानी कि PPE है, अपने PPE को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना। अगर IS-16 में हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज भी करते थे तो उसने यही कहा हुआ था कि उसको उठाकर ले जाएंगे फेयर वैल्यू पर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की तो बात कभी किसी ने नहीं की, ऐसा ही है। तो बोलो, इसका मतलब जब ये बियरर प्लांट है ना, तो पहला मसला तो ये आया कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे धोखा है ये, ठीक हो गया।
सही है। नेक्स्ट, अच्छा जी, लेकिन अब बाकी लैंड तो है ना, लैंड की फेयर वैल्यू जो 130 मिलियन 31 दिसंबर 19 पे, तो भाई अब फेयर वैल्यू गार्डन की भी आ गई हमारे पास 22 मिलियन, और फेयर वैल्यू लैंड की भी आ गई हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लैंड और उसके ऊपर गार्डन ये दोनों अलग अलग पोर्शंस हैं। लैंड ने डेप्सिट नहीं होना होता और जिसके ऊपर पड़ी बिल्डिंग होती है वो डेप्सिट होती है। बिल्कुल ऐसे ही लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ बाग 3 साल की लाइफ रिमेनिंग है, डेप्सिट होगा। ऐसे ही है ना। लेकिन फेयर वैल्यू इसलिए मैंने अभी तक अपने सामने रखी हुई है क्योंकि अगर मैं ये डिसाइड कर चुका हूं कि ये बियरर प्लांट है जिसने पीपीई में जाना है, तो फिर पीपीई के अंदर 2 मॉडल्स तो हैं ही, कॉस्ट मॉडल भी अवेलेबल है और रीवैल्यूएशन मॉडल भी। आगे बढ़े। एमएल यूजेस, चलो जी, लाल मार्कर फिर आया और उसने कहा तुम भी चलो, अब तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल के अंदर हमें फेयर वैल्यू चाहिए ही नहीं। सवाल किधर को जा रहा है? सवाल तो बहुत सिंपल था। यही तो कह रहा हूं कि मैंने अभी आपको मुश्किल कब डालनी है सवाल में, जब मैंने ये वाली चीज़ बदल देनी है, क्योंकि ये एमसीक्यू तो सामने है किताब में, वो तो नहीं ना आया, आ तो सकता है। ठीक है, कि यहाँ पर वो कह दे एमएल यूजेज रीवैल्यूएशन, तो फिलहाल ज़रा किताब वाला एमसीक्यू कर लें, फिर अगला काम करते हैं। अब अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं फॉर आइटम्स अंडर स्कोप ऑफ IS 16, और IS 16 के स्कोप में ही आता है ना, ठीक है, एंड फेयर वैल्यू मॉडल फॉर, ये तो है ही नहीं, आइटम कोई है ही नहीं हमारे पास ऐसा जो कि IS 40, हाँ इसके अंदर वो कह देता कि इसके ऊपर फल लगा हुआ है, वो फल जो है वो IS 41 के एम्बेड में आता, फिर वो IS 41 के अंदर उस फल की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट चल दी होती। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये भी गया। अब वो कहता है What is the total amount of non-current asset to be presented in statement of financial position of ML at 31 दिसंबर 2019? भाई ये तो सिंपल पीपीई है। ठीक है जी, तो पीपीई की कॉस्ट जितने का आपने खरीदा था, कॉस्ट कितनी है? इसमें मैं यूँ कर देता हूँ ना, लैंड है, लैंड कितना है जी 120, ऐसा ही है। उसके बाद उस पर क्या है, बियरर प्लांट या ऑर्चर्ड जो भी लिखते हैं, बियरर प्लांट लिखता हूँ ज़रा आपको निशानदेही रहती है। लैंड तो 120 पे ही आएगा, लेकिन बियरर प्लांट जो है ना जी वो 30 का था, लेकिन 30 डिवाइडेड बाय 3, 1 साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, इसी पहले साल के एंड पे कह रहा है ना, बताओ, और ये आ जाएगा 20 पे। ठीक है, तो टोटल पीपीई कितने पे नज़र आएगा आपका? ये आपका इस एमसीक्यू का आंसर था वैसे। ठीक है, लेकिन अब आपको पता लग ही चुका है कि मैं आपको किस तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने वो सारी बातें तफसील से पढ़ाई थी। बहरहाल इस एमसीक्यू का आंसर क्या है? इस एमसीक्यू का आंसर है 140 मिलियन रुपीस, 140 मिलियन। ओके, डन, सही है। अब साइड पे कहीं पे करके लिखें, अज्यूम इन एमसीक्यू 14, आपका होगा किताब के अंदर वैसे, अज्यूम कहाँ लिखा हुआ है? वो तो किताब में एंड पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तो एमसीक्यू में तो नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा लिख लो, वैसे किताब में होगा आपकी, मैं ही कह रहा हूँ। अज्यूम इन एमसीक्यू 14 revaluation model is used for items under scope of IS 16। हो सकता था ना इस एमसीक्यू के अंदर ये बात कह देता, तो फिर क्या सवाल में चेंजेस आएंगी, अब वो देख लेते हैं। अब आपने वही FAR 1 वाली रिवैल्यूएशन कर देनी, बस आपके एसेट के ऊपर, लैंड तो पहले भी होता ही था, अब ट्रीज आ जाएंगे बस, और क्या। तो 1 जनवरी 2019 को आपने 120 रुपये का लैंड लिया जी, ये लैंड आ गया। ठीक है, और 31 दिसंबर 19 पर इसकी कोई डेप्रिसिएशन होगी जी? लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, लेकिन चलो मैं ज़रा रिवीजन करा रहा हूँ ना, तो अगले वाले की तो होनी है ना, तो बुक वैल्यू इसकी वही 120 आ जाएगी। कंफ्यूज ना होना, मैंने वैसे ही लिखा है, डेप्रिसिएशन नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि आप इसी को ही 31 दिसंबर
19 की बुक वैल्यू कह सकते हैं, क्योंकि ये तो कभी डेफिसिट हो नहीं सकता। ठीक है, अब लिखा रहे, चलो खैर है। उसके बाद क्या किया करते थे जी आप, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखा करते थे। रीवैल्यूड अमाउंट सवाल में गिवन है, अब जाके उसको ढूंढते हैं। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, तो फिर भी देखो सांप फेर दिया उस पर हमने, सांप फेरा हुआ इस पर, क्योंकि IS 41 में कुछ जा ही नहीं रहा इसमें से, ये है ही IS 16 वाली चीज़ें, तो उसको तो साइड पे कर दिया था। हाँ, ये जो लकीर फेरी थी ना हमने, ये लकीर सामने आ गई। इसमें कहता है फेयर वैल्यू गार्डन की 22 मिलियन है, इसमें लैंड नहीं है, और फेयर वैल्यू लैंड की 130 मिलियन है 31 दिसंबर 2019 पे। तो एक लाइन छोड़कर आपने लिखा 130, और 10 मिलियन का क्या आ गया जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अब यहाँ से कई से MCQs बन सकते हैं। वो यही पूछ लेता बैलेंस शीट में लैंड किस पर नज़र आएगा, हम कहते हैं 130 पे। वो कहता बैलेंस शीट में कह सकता था ऑर्चर्ड कितने में नज़र आएगा, वो भी बता देते हैं। वो कह सकता था दोनों ही टोटल कितने नज़र आएंगे, तो हम वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी दूसरा एसिड कौन सा है हमारा, ट्रीज़ या ऑर्चर्ड, जो भी कह दें, ट्रीज़ कह दें, ठीक है, बियरर प्लांट कह दें, कुछ भी कर दें। 1 जनवरी 19 पर हमें कॉस्ट कितने किया है इन्होंने, 30 था ना ये, तो कितना कॉस्ट किया इन्होंने, 30। ये ट्रीज़ कर दो, ऑर्चर्ड कर दो, कुछ भी कर दो। अच्छा उसके बाद जी 31 दिसंबर 19 तक ये डेप्रीशिएट होगा, और डेप्रीशिएट होगा 30/3, 10 रुपये से। बुक वैल्यू आ गई 20। इस दिन खड़े होकर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, ये डेप्रीशिएबल एसेट था ना, ऊपर लैंड तो डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है। ठीक है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, कितनी है जी, 22। ठीक है, तो 22 पर ले जाएं इसको, 2 मिलियन का क्या आ गया यहाँ पर भी, बड़ा काम आने वाला है आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाला टॉपिक यहाँ पर, और पक्का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी आपको बनवाया जाता है, इसीलिए ठीक है, थोड़ी सी बहरहाल उसकी रिवीजन आप अभी भी देख रहे हैं। लेकिन जब आपने IS 12 के साथ मिक्स करना है ना, टैक्स ने जब आ जाना है, ओए होए होए, जितना पक्का होगा OCI वाला वो जो कॉन्सेप्ट था कि OCI से होकर इसने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में जाना है, वो जितना मजबूत होगा उतना फ़ायदा होगा आपको यहाँ। ये जनाब मैं साथ ही इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बना देता हूँ आपको, कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएं पहले। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में एक होता है, आपको पता है, P&L, और दूसरा आपका होता है जी आइटम, इसमें दूसरा सेक्शन कौन सा होता है जी, OCI। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें आपका नॉन करंट एसेट्स का पोर्शन नज़र आ सकता है इस सवाल से रिलेटेड, और उसके बाद आपका इक्विटी का पोर्शन भी रेलेवेंट हो सकता है। ऐसा ही है। अब आपसे इनमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है, जैसे वो कह दे कि P&L में क्या फिगर जानी है, तो इस पूरे सवाल में P&L के अंदर क्या जाता नज़र आ रहा है आपको, 10 रुपये की सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 10 रुपीज़। अच्छा उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है OCI में क्या प्रेजेंट करेंगे आप, तो 10 + 2, इसकी एंट्री याद है ना क्या हुआ करती थी, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, यहाँ से OCI से रूट होके ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में चला जाता था। ठीक है, खैर नहीं भी याद होगा तो अब याद आ जाएगा इंशाल्लाह, जब हमारी बारी आएगी। इसको हम प्रॉपर रिवाइज करते होते हैं पूरा, वो पहले का सवाल ही वही FAR 1 वाला करते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर जो 3 कॉलम्स थे ना, 3 कॉलम्स आपकी उस वर्किंग में, एसेट सरप्लस P&L, उसके आगे 2 कॉलम और ऐड हो जाते हैं जब टैक्स मिक्स करते हैं उसके साथ, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, पता नहीं क्या कुछ होता है, लेकिन बुनियाद पक्की होती है तो आगे कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, तो रीवैल्यूड सरप्लस में 10 + 2 कितना जी, 12। उसके बाद
ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 मैंने किया है, तो बैलेंस शीट भी एज ऑन 31 दिसंबर 2019 बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर आपके नॉन करंट एसेट्स यानी कि पीपीई में क्या नज़र आएगा? लैंड नज़र आएगा 120 पर, 130 पर, उठा के लेंगे ना 130 पर, और बियरर प्लांट नज़र आएगा 22 पर। ठीक है, तो प्लांट लैंड आ गया 130 पर और बियरर प्लांट आ गया 22 पर। ठीक है जी, ओके। और इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम के साथ साथ रीवैल्यूएशन रिजर्व या रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होगा, जिसका बैलेंस होगा 10+2। अब जाहिर है इसकी इंक्रीमेंटल डेप्शन वाली कहानी तो होती है, लेकिन वो तो तब होगी ना जी जब अगला साल आएगा और एसेट लैंड वाला तो कोई नहीं होगा ट्रांसफ़र, लेकिन जो ऑर्चर्ड वाला हिस्सा है सरप्लस का, वो जितनी इंक्रीमेंटल डेप्शन होगी उतना आप रिटेन्ड अर्निंग से सरप्लस से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल सकेंगे। ठीक है जी, ओके। तो ये जनाब आपका सोल्यूशन आ गया। जल्दी करें जल्दी। सोल्यूशन एंड पे ये हुआ नहीं हुआ? बच्चे कह रहे थे एंड पे है, सेम है तो रहने दें, फिर पिक्चर ले लें। ठीक है, ऐसे चलते हुए जो सवाल बीच में आपका होता है ना, वो क्लास से पहले या बाद में पूछ लिया करो। ठीक है, क्योंकि अब एक चीज़ चल रही है ना, वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के बिस्तरा लपेट मुंडे ते पा उधर टूट पैंदा बंदा। जी जल्दी से आ जाओ। 11 An unconditional grant related to biological asset must measured at its fair value less estimated cost to sell should be recorded as income when cash is received, when grant becomes receivable। नहीं, ठीक है, B is the correct option। जी बच्चों, नेक्स्ट। A gain or loss may arise on initial recognition of biological asset because estimated cost to sell are deducted in determining fair value less cost to sell। सही कह रहा है, इसी वजह से आ सकता है ना गेन लॉस। गेन लॉस इनिशियल रिकग्निशन पे क्यों आता है? क्योंकि कैश आउटफ्लो तो आपने एक्चुअल लिया, लेकिन कॉस्ट टू सेल आप एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड करते हुए कॉस्ट टू सेल माइनस कर देते हैं, इसी वजह से तो गेन लॉस आ रहा होता है। ठीक है, तो गेन लॉस आ सकता है इनिशियल रिकग्निशन पे, इस वजह से बिल्कुल आ सकता है। गेन या लॉस आ सकता है जब काव बॉर्न हो, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, जब गेन बायोलॉजिकल इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट पर गेन आता है, इस पर सिर्फ गेन आता है, गेन या लॉस उसने लिखा है ना, सही है। गेन लॉस मे अराइज ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग। एक मिनट, हार्वेस्टिंग के बाद एज अ हार्वेस्टिंग की वजह से तो ये क्या बन जाती है? ये तो एग्रीकल्चरल, अगर तो वो हार्वेस्ट ना करें तो वो जिंदा सलामत फल जो है वो तो बायोलॉजिकल एसिड है। अब देखा जाए तो इसमें वो क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल एसिड पर गेन या लॉस आ सकता है, तो हमने कहा जी वो तो आ सकता है, लेकिन ये जो आप हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना जी, ये तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1 और 2 सही है। किसी को तीसरा सही तो नहीं लग रहा? सही है, नहीं समझ आ रही? बस कर दें, बस कर देते, थोड़े सी रह गए। अ कंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, बार बार वही आ रहा है।
8. Pluto Limited owned 1 year old herd of cattle on Yakam January recorded in financial statements at 140. तो ये 140 क्या है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. ये बात पता लग गई, अब मसला ही कोई नहीं लग रहा. एट 31 दिसंबर फेयर वैल्यू, अब वो 1 year old वाले ही तो 1 साल बाद 2 year old हो गए उन्हें. ऑफ कैटल इज़ 170. ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ फेयर वैल्यू है. कॉस्ट टू सेल इज स्टिल एस्टिमेटेड टू बी 5 million ऑफ द होल हर्ड. What is the correct treatment of the cattle on 31 दिसंबर? Revalue to 165. सही कह रहा है. Taking gain of 25 to OCI? नहीं. Revalue to 165. Taking gain, हाँ ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं. 170 बोल रहा है. Next. An undertaking should record a biological asset or illegal produce only when undertaking controls the asset as a result of past event. सही कह रहा है. फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल. फेयर वैल्यू और कॉस्ट, आपको याद है मैंने रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पढ़ाया था और मैंने कहा था कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ने एक तो ये चीज़ ऐड की है. इससे पहले वाले सारे एसेट्स वाले स्टैंडर्ड्स के अंदर सिर्फ कहता था कॉस्ट लायबिलिटी मेजर. यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ है? फेयर वैल्यू और कॉस्ट. और दूसरी चीज़ उसने क्या ऐड की थी? कंट्रोल वाली. ये मैंने पहले दिन जब पढ़ाया था ना इनिशियल रिकग्निशन, वहाँ पर बताया था. नहीं याद आ रहा तो दिखा देता हूँ. याद आ रहा है? अच्छा, तो ये सभी सही हैं. सी. Next, agricultural activity covers a diverse range of activity. For example, raising livestock है, forestry है, annual और perennial. perennial cropping किसे कहते हैं? एक साल में एक से ज़्यादा दफ़ा आए, ठीक है, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आने वाले फसल, ठीक है. Cultivating orchards and plantations. Cultivating orchards and agriculture activity तो है, ठीक है. Food processing नहीं है. Food processing तो अब बन जाती है जब चीज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब आ जाती है, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, तो वो तो फिर IS 41 से निकल जाती है. ठीक है, चलें आगे. हाँ जी, मुक गया भाई. आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग आइटम्स वुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IS 41 और नॉट. डेयरी कैटल अकाउंट फॉर करेंगे. मिल्क एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट करेंगे. चीज़ नहीं. कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. सही है. ऑफ बायोलॉजिकल एसिड. सही है. फॉर सेल, बिल्कुल. फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हाँ. फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड, बिल्कुल सही है. तो सारी सही है. 3. IS 41 इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिफोर हार्वेस्ट. सही कह रहा है. बिफोर हार्वेस्ट. नहीं, ये वही वाली बात उलट होगी. यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. सही कह रहे हो आप. बिफोर हार्वेस्ट तो ये बायोलॉजिकल, जैसे यहाँ पर नहीं था, ये वो कहता है कि बायोलॉजिकल इनिशियल रिकग्निशन बायोलॉजिकल एसिड की, उस पर गेन लॉस आ सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग. नहीं, उस वक्त तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन रही थी. ऐसे ही ये दूसरी तरफ उलट लेगा बात को. अब क्या कहता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर अप्लाई होता है बिफोर हार्वेस्ट. बिफोर हार्वेस्ट तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ही नहीं, उस वक्त तो बायोलॉजिकल एसिड है. ओनली एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट. सही कह रहा है. आफ्टर हार्वेस्ट तो ये फिर इन्वेंट्री बन जाता है. बिफोर, ड्यूरिंग, फिर वही बात. तो ये सिर्फ बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या? नहीं, वो फिर ये कह रहा है ना कि वो नहीं, वो उसने इकट्ठा जुमला क्या किया? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. यानी इन तीनों पे होता है? नहीं, तीनों पे तो नहीं होता. जिस एक पे होता है वो तो बता दिया. जुमला उसने क्या बोला? कहता है हार्वेस्ट से पहले अप्लाई होता है, हार्वेस्ट के टाइम पे होता है, हार्वेस्ट के बाद होता है, या पहले, दौरान और बाद में, तीनों वक्त में होता है. नहीं, तीनों में तो नहीं होता ना, सिर्फ एक में होता है. बता दिए बेटा. होता है, लेकिन इस जुमले के अंदर बिफोर और आफ्टर भी तो पड़ा है, तो ये जुमला तो गलत हो गया ना. फिर क्या ये जुमला सही है? क्या IS 41 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर तीनों वक्त में अप्लाई होता है? नहीं ना. क्या बिफोर अप्लाई होता है? नहीं. क्या आफ्टर अप्लाई होता है? नहीं. सिर्फ एट या ड्यूरिंग कह लें, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट होता है. तो पूरा जुमला एज अ होल सही नहीं है ना. इस जुमले में एक चीज़ तो सही है, बाकी दो सही नहीं है. वो कह रहा है अप्लाई तीनों वक्त में होता है, तीनों में तो नहीं होता ना. तो ये MCQ गलत, ये ऑप्शन गलत है. ठीक है. मुक गए खुशियाँ. IS 41 शुड बी अप्लाइड टू अकाउंट फॉर फॉलोइंग व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी. बायोलॉजिकल एसिड पे होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे होगा, सर्टेन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे होगा,
लैंड रिलेटेड टू ना, ये तो पीपीई है। मेहनती का लैंड पहले दिन याद आया। इंटेंजिबल ना, इस पे तो IS 38 लगेगा, तो इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। वन, टू एंड थ्री, सी ऑप्शन है। और जनाब आखिरी MCQ जो सबसे पहले नंबर पे था, हमने किया सबसे आखिर में। असल में पास पेपर वाले शुरू करते हैं ना, ये उलट फिर चलते आता है बंदा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज IS 41 अप्लाई? A change in fair value of a herd relating to unit price of animal, logs held in wood yard, ये तो इन्वेंट्री है। फार्म लैंड विच इज यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, लैंड पर नहीं। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, वही इंटेंजिबल वाली बात आ गई, ठीक है, ये भी नहीं। तो सिर्फ कौन सा सही है? ठीक है जी, घुमाता है नहीं। चलो जी, इधर ही घूमे जा रहे हैं IS 38, IS 41, IS 38, IS 41। पहले ये देख लें, ये मैं डिस्कस करूंगा, आपका होमवर्क होगा। क्या मतलब? मैं डिस्कस तो सारे ही कर देने, लेकिन इन द रोशनी ऑफ, इन द बत्ती ऑफ IFRS एक्सप्लेन आपने करना है जाके घर। समझा मैं दूंगा, अंग्रेजी कौन लिखेगा? हाँ कह दो, आप कह दो। हम, हाँ मेरा पर्चा तो पास है, ठीक है। चलो अच्छा जी, English Pharmaceutical Limited, a listed company, has provided you with following information related to year end. EPL has developed and patented 2 new vaccines, A and B, at a cost of 160 million and 120 million. ये इनके इंटेंजिबल्स हैं, ठीक है जी। पेज नंबर है 260। जूस निकाल दो इन दोनों स्टैंडर्ड्स का। इनमें से सवाल आए सही, अल्लाह करे पास हो जाए जहाँ से भी आए हैं। इसमें से मुश्किल सा आ गया फिर। अच्छा, बेस्ड ऑन मार्केट एनालिसिस इट इज एस्टिमेटेड दैट वैक्सीन A वुड जनरेट रेवेन्यू ऑफ 300 पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years, वेयर एज वैक्सीन B वुड जनरेट एनुअल रेवेन्यू 80 फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। अब ये सारी बात में हमारे मतलब की बात क्या है? आप कहोगे इन्होंने डेवलप और पेटेंट किया है, तो ये क्या है? इंटेंजिबल है। वैक्सीन क्या है? इंटेंजिबल है। इनिशियली किस पर मैयर करेंगे इनको? एट कॉस्ट। ये अब तो बताने वाली बात नहीं, ये वाला पॉइंट ऐसा, लेकिन चलो। और क्योंकि आप कहोगे ना कि इसको एज एन इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि कॉस्ट लेवल ही मेजरेबल है और फ्यूचर बेनिफिट्स भी प्रॉबेबल लग रहे हैं, ठीक है। तो इनको कैपिटलाइज कर लेंगे 160 और 120। तो उसके बाद इनकी बात करेंगे। यह वैक्सीन A जो है उसकी यूज़फुल लाइफ है 5 साल, उसको अमोर्टाइज करना है ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। और अगर कोई 5 नंबर है ना, अगर कोई इंडिकेशन आता है तो इम्पेयरमेंट कर देंगे। जबकि वैक्सीन B की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट है, इसलिए इसको मोटाइज नहीं कर सकते, इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे एनुअली, ठीक है, बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, मैं असल में तो ये करवाना था आपको। ₹6 million was paid for a television advertising campaign that will cover a period of 6 months from 1st May to 31st October 13। हमारा ईयर एंड है 30 जून 13। ये इंटेंजिबल तो नहीं है, लेकिन हम मेरे सवाल के अंदर अगर ये आ रही है तो एक्सप्लेनेशन तो देनी है, चाहे एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है। वो कह रहा है 6 महीने, 6 मिलियन दिया है हमने 6 महीने की एडवर्टीजमेंट के लिए, जो यकम मई 13 से, हमारा साल जो है वो यकम जून 12 से 30 जून 13 है ना। तो यहाँ पे यकम मई 2013 से लेकर कब तक? 31 अक्टूबर 2013 तक इसकी रेंज है। लेकिन हमारे साल में तो सिर्फ एक में मई, यकम मई, हाँ 2 महीने हमारे साल में इसका फ़ायदा लेना है, बाकी 4 महीने क्या है? प्री पेमेंट। अब यकम मई को आपने क्या एंट्री पास करनी है? यकम मई 2013 को क्या एंट्री पास करोगे?
आपने कैश पे कर दिया, सारे का सारा आज प्री पेमेंट बना लो। जैसे कल मैंने आपको बताया था वो आप सारा जो है वो चारा वगैरह सप्लाईज जो लाए उसको आज एसेट बना लो, जितना खर्च हो जाए एक्सपेंस का, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी ट्रीट कर लो। प्री पेमेंट डेबिट, प्री पेड एडवर्टीजमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से जी? 6 से। और उसके बाद आप 30 जून पर आएंगे, 30 जून 13 पर आपका ईयर एंड जब आएगा तो आप देखोगे कि इसमें से आपने 2 महीने की सर्विस ले ली है, तो 2 महीने को क्या कर दोगे? एक्सपेंस बना लोगे। एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 6 बटा कितने महीने का था? 6 महीनों का था, 6 मंथ का, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने, ठीक है। और हमने इसमें से 2 महीने इस्तेमाल कर लिए, तो 2 और 2। अब और कुछ करने की आपको ज़रूरत तो नहीं, ठीक है। तो अब आपकी ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन इस तरह की हो रही होगी, ठीक है, कि आपके P&L के अंदर एक्सपेंस नज़र आ रहा होगा 2 मिलियन का, ओके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और आपकी बैलेंस शीट के अंदर प्री पेमेंट जो है, प्री पेड इंश्योरेंस और प्री पेड ये एडवर्टीजमेंट आ रही होगी 6 - 2 होकर 4 पे, ठीक है। तो ये जनाब अब आपने डिस्कशन करनी है। डिस्कशन तो अब आप नहीं करनी है ना, अब आप बताओगे कि ये हमने एक खर्चा, पहले ये बता देना बेशक कि एडवर्टीजमेंट को आपने इंटेंजिबल नहीं बनाना। उसके बाद आप कहोगे कि चूँकि ये खर्चा 6 महीने को कवर कर रहा है और हमारे साल में सिर्फ 2 महीने ही इसकी सर्विसेज हमने ली हैं, तो 2 महीने का खर्चा 2 मिलियन कैसे निकला? ब्रैकेट में बताओगे 6 / 6 × 2 shall be recorded in P&L as an expense, while ₹4 million will be shown in balance sheet as a प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। 2 नंबर के लिए काफ़ी है ये बात, साथ कैलकुलेशन ज़रूर करते जाना ये, ठीक है, सही है। और आखिरी क्या है? ₹5 million वर स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ अ टेक्निकल स्टाफ। ट्रेनिंग कोर्सेज वर कंडक्टेड बाय लीडिंग एक्सपर्ट ऑफ फार्मा प्रोडक्शन एंड एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन क्वालिटी। तो 5 मिलियन को क्या करोगे? कैपिटलाइज नहीं कर लेना? नहीं। I-38 प्रोहिबिट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ टेक्निक ऑफ स्टाफ as an intangible, therefore ₹5 million shall be recorded as an expense when incurred। 1 नंबर के लिए ये भी लिख देना। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें अब असली सवाल पे आए, तो बीच में आ गया, चलो मैंने कहा अब ये तरतीब देख लेना, ये 2 ये 3 क्या हो गया? ओके, होमवर्क हो गया आपका। अब ये करना आपने, मैंने ओके कर दिया, कोई मसला हो तो मुझसे कल पूछ सकते हैं। 4 भी गया, 5 भी गया, 6 भी गया, 7 हो चुका हुआ है। इस पर रंगदार इसलिए नहीं है क्योंकि ये हैंड आउट में था ना, हैंड आउट जब हम कर रहे थे 3-4 सफ़ों वाला, ठीक है ना। ये अभी पेंडिंग है, पेंडिंग, ये मुझे लगता है कल हम करेंगे, ये अभी पेंडिंग है। ओके ओके, 11 पेंडिंग है, 12 वैसे किया जा सकता है, चलो देखते हैं। अच्छा जी, ये ज़ौक़ वाला कंसोलिडेशन के वक्त करेंगे। तो 15वां हो चुका, 16वां हो चुका, 17वां हो चुका। किसी में मसला हो तो मुझे रोक सकते हैं। 18 हो गया है, 19 हो गया है, और मैं 20 को कल करवाऊँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें ना नोट बनाना है पूरा, तकरीबन इस पर 1 घंटा तो लग ही जाएगा कमोबेश। फ़िलहाल इसको कर लेते हैं, इसका भी बनाना नोट ही है, लेकिन डिस्कस हो गया तो नोट आप बना भी सकते हैं। तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया आज, पास पेपर 3 की अंग्रेज़ी लिखने वाला, दूसरा इसका होमवर्क होगा, नोट इसका आपने बनाना है, ठीक है। लेकिन हम तसल्ली से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये करके फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह आज, ओके, सही है। अभी आगे भी है एवरेज, लेकिन एवरेज अगेन क्या है, उसने रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट के, तो वो अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या होता है, इसलिए इसको भी हमने क्या करना है आफ्टर। 2 सवाल तो मजबूरी है, कर नहीं सकते पहले, इसलिए मैंने आफ्टर कंसोलिडेशन रखे हैं, एक वो ज़ौक़ वाला और एक ये 22। तो ये वो सवाल हैं जब कंसोलिडेशन कर रहे होंगे हम, ये उस वक्त दोबारा I-38 पे हम आ जाएंगे, रिवाइज़ भी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सवाल तो बहरहाल रहेंगे, बाकी कोशिश करते हैं कुछ ना छोड़ें।
अच्छा जी, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल फॉर इंक्लूजन इन IELTS फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023 इन अकॉर्डेंस विद IFRS. Following information pertains to intangibles of Irresistible Limited. IL started research and development project for a new product Alpha on यकम फरवरी 23. अब आप खुद देखेंगे, आपने तैयारी कर ली ना स्टैंडर्ड की, अब आता भी है ये, लेकिन आप पासिंग मार्क्स लेना आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो डिस्कस नहीं किया था ना, तो फटाफट कर लेते हैं बस। चलो अब क्या करें, अब थोड़ा टाइम है ना, असल में पूरा सवाल लेंथी वाला हो नहीं सकता, 10 तो मिनट है, 10-12 मिनट, ठीक है। बस जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं, इसकी छुट्टी कराए ना, ताकि मैं इसको यूं करके ओके कर सकूं। ओके, अच्छा जी, अब टिल द लॉन्च डेट और यकम दिसंबर, असल में यकम जनवरी 2023 साल शुरू हो रहा है हमारा, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी। ये जनाब हमारा साल है और हमारा सवाल है। वैसे आप में से कितने बच्चों ने ये किया था ट्राई? हाँ, आसान ही है, यानी कि शुगल है, 38 शुगल है, आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। पर्चे में आए सही, कुछ भी आ जाए वैसे तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। मुश्किल यही थी जो आपने कर ली, पर्चे से अगले दिन आप आके बैठे थे, ये मुश्किल था असल में, और कुछ मुश्किल नहीं है। टाइम है आपके पास, आप पढ़ें आराम सुकून से जी। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स आर इनकर्ड ऑन अल्फा, स्टाफ सैलरी। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मसला क्या है, वो कहता है लॉन्च डेट क्या है, लॉन्च डेट क्या है, यकम दिसंबर। इसका मतलब इस दिन इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, ऐसे ही है। अब कुछ खर्चे हुए हैं जिसमें स्टाफ सैलरी है, अब ये पीरियड के हिसाब से देख लेंगे क्राइटेरिया, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसने कहा स्टार्ट की है, तो रिसर्च फेज तो वैसे ही एक्सपेंस आउट होता है, डेवलपमेंट फेज भी बुरे वाली होती है, एक्सपेंस आउट होता है, तो अभी वो नहीं बताया उसने कि कब स्टार्ट हुआ, क्राइटेरिया कब मीट हुआ, ये अभी नहीं पता हमें। इक्विपमेंट खरीदा है 1 अप्रैल 23 को, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, इसको डेप्रिशिएट करेंगे, और कैपिटलाइजेशन के दौर का वक्त जो चल रहा होगा, दौर चल रहा होगा, उस जब इंटेंजिबल में चीज़ें कैपिटलाइज हो रही होंगी, उस वक्त में इसकी डेप्शन भी कैपिटलाइज हो जाएगी। उसके अलावा वाली एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमेबल्स हैं, जो आपको तजर्बों के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ें थी, आप फरवरी से नवंबर तक लाते रहे, और कंसल्टेंट फ़ी भी मई टू नवंबर जाती रही। दो द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ तो स्टार्ट हुई थी यकम मई को, इसका मतलब यकम फरवरी को आपने काम शुरू किया था, फरवरी मार्च, ये दोनों महीने तो वैसे ही क्या हैं, रिसर्च, ये क्या हैं, आर, तो इस महीने, इन 2 महीनों का हर खर्चा जो है वो P&L में चला जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि डेवलपमेंट तो एक्टिव स्टार्ट हो गई थी यकम मई 23 को, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया जो है इंटेलिजेंट इंटेंजिबल का, वो यकम जून को जाके हुआ था। अच्छा, तो इसका मतलब चलने दो अभी इसको, अप्रैल, यकम मई बोला ना, ये भी एक्सपेंस ही होगा, ये भी डेवलपमेंट तो है, लेकिन ये जैसे ये रिसर्च एक्सपेंस है, ये रिसर्च एक्सपेंस है, तो ये भी क्या है, ये भी किसी पीछे नहीं है, ये भी क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंस है, कैपिटलाइज नहीं करना अभी इसको, ठीक है। उसके बाद यकम जून से क्राइटेरिया मतलब मीट हो गया, तो यकम जून से ऑनवर्ड जो है वो फिर, लेकिन यहाँ पे आके रोक देना, क्योंकि इस दिन तो वैसे ही क्या हो गया, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन्ड अगेंस्ट ईच कॉस्ट, द यूजफुल लाइफ ऑफ अल्फा इज एस्टिमेटेड टू बी, अब अल्फा की यूजफुल लाइफ तो इस दिन से ऑनवर्ड जाके जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये आप टाइमलाइन ना बनाया करें पर्चे में, आप लोगों को चाहिए कि आप इस तरह लिखा करें, आपने लिखना था रिसर्च स्टार्टेड किस दिन जी, यकम फरवरी को, ठीक है। डेवलपमेंट स्टार्टेड यकम मई को, लेकिन क्राइटेरिया कब मीट हुआ, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया यकम जून को, और डेवलपमेंट कंप्लीट कब हुई, लॉन्च कब हो गया, यकम दिसंबर। अब ये कितने मंथ्स हैं जी, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने एक्सपेंस, फिर मई से जून का 1 महीना भी क्या है, बोलो, तो यूँ कह सकता हूँ ये सारा ही कर दें यूँ करके, फरवरी से जून, फरवरी मार्च अप्रैल मई,
5 महीने ना कर दें, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, अच्छा जो जून तो वैसे ही है, ठीक है 4 ही बन रहे हैं, मैंने पहले गलत गिने थे। 4 मंथ्स क्या बना लो एक्सपेंस, और उसके बाद जून से दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, 6 मंथ्स को क्या कर लो, कैपिटलाइज कर लेंगे, इसको इंटेंजिबल एसेट में फेंकेंगे। ठीक है, अब इकट्ठी एंट्री कर लेते हैं जी। एक्सपेंस में क्या जाना है, 60 फरवरी से नवंबर तक का है, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीनों का कहाँ जाएगा, मैं इकट्ठी एंट्री कर दूं या वर्किंग अलग अलग करूं, इकट्ठी एंट्री कर रहा हूं मैं। 60 इंटू 4 बाय, ये कितने मंथ्स का खर्चा है, फरवरी से नवंबर कितने बनता है, 10 महीने बनते हैं फरवरी से नवंबर तक, जनवरी और दिसंबर नहीं है ना, ये टोटल कितने मंथ्स बने, इन 10 महीनों में से कितने एक्सपेंस में जाने, 4/10। ठीक है, तो फिर इंटेंजिबल एसेट में कितने जाने, 6/10। ये ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कहते हो तो अलग से वर्किंग करता हूँ, समझ आ रहा है। उसके बाद ये हो गया टिक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कहता है जी इक्विपमेंट खरीदा है 120 रुपये का, अब इसकी यूजफुल लाइफ है, अब ये इक्विपमेंट जो है ना ये कब आया है, 1 अप्रैल को, कब आया जी, तो इधर से इक्विपमेंट का काम शुरू हुआ है। तो इक्विपमेंट की 1 महीने की डेप्शन एक्सपेंस में, बल्कि 2 महीने की डेप्शन क्या होगी एक्सपेंस में, और फिर 6 महीने की एसेट, और फिर आखिरी महीना फिर क्या होगा, यानी यूँ कह लें कि इक्विपमेंट की 3 महीने की डेप्रीसिएशन जो होगी वो क्या होगी एक्सपेंस, और बाकी के ये जो 6 महीने हैं इनकी डेप्शन क्या बनेगी एसेट। ठीक है, तो इसको भी यूँ ही कर लेते हैं इकट्ठा ही, या इसकी एंट्री अलग कर लेंगे, डेप्शन की एंट्री, इक्विपमेंट को अलग देख लेते हैं, ये ऐसे ही कर लिया करना, इक्विपमेंट को अलग देख लेते हैं क्योंकि इसकी एंट्री हम इकट्ठी करेंगे, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेब्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा फिर। ठीक है ना, चलो इक्विपमेंट को ज़रा साइड पे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। कंज्यूमेबल्स फरवरी से नवंबर तक कितने जी कंज्यूमेबल्स, 70 के, अब फरवरी से नवंबर कितने मंथ्स बने, वही 10, तो वही 4/10, और वही कितना आसान हो गया यार ये तो एकदम से। ये ना पर्चे में मैं एंट्री जरूर कर रहा हूँ, पर्चे में यही वर्किंग कर देनी है, एंट्री नहीं करनी, यही वर्किंग होगी आपकी, सिर्फ ये वाली वर्किंग होगी पर्चे के लिए, क्योंकि आपने पीपीई का नोट बनाना है, इंटेंजिबल का नोट बनाना है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट इज 28, कंसल्टेंट की फ़ी है, ये मई से नवंबर तक की है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कितने महीने हैं, 7, कितने महीने खर्चा है, तो इसमें से सिर्फ मई का महीना एक्सपेंस में डाल दो, तो इसमें प्लस करो जी, 28 इंटू 1/7 बनता है, और 28 का 6/7। ठीक है जी, और बस कहानी तो ख़त्म भी हो गई। अब बोलो अब क्या आता है आंसर, बताएं जी क्या आता है आंसर, आज तो दिन हो जाएगा। आपको सिर्फ वैसे आपके सवाल के लिए आपको सिर्फ ये फिगर चाहिए, ये इसके सामने निकलेगी, डायरेक्ट कर सकते थे। क्या है ये वाली 1147 है, कैपिटलाइज हुई है 1114, ये कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा, 47 हज़ारों में चला गया काम। भाई ये बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, जल्दी से कर लें, भाई भी आगे लेने मुझे। एक्सपेंस 128 है, यार इससे कैसे हो सकता है, 60 का 4/10 कितना बनता है, 60 का 4/10 कितना बनता है, क्या 88 है, कैपिटलाइज कितना हुआ, और कैश आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं। देखें ना 278 में 120 तो आया नहीं, तो 278 में 120 निकालें तो कितना बचता है बेटा, नहीं ना मैंने कहीं डेप्शन लिखी हुई है, अल्लाह का नाम ले, मैं यही तो कह रहा हूँ कब से खप रहा हूँ कि 150 तो टोटल खर्चा नहीं बन रहा, कि 150 के आसपास खर्चा बन रहा है, तो तुसी पता नहीं की करी जाते हो, कितने पहुँचाता है तुसी जी। ये आपके सामने है ना कैलकुलेशन, मुझे देते कैलकुलेटर, सब निकालें कैलकुलेटर, 60 इंटू 4/10 कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखते जाए, वो कर देगा खुद ही, प्लस 70 इंटू 4/10 प्लस 28 इंटू 1/7, आंसर इज
हाँ 50 कितना, बड़ी मेहरबानी, आगे बढ़े इसी तरह से। पता नहीं है कोई इतनी रॉकेट हैं। कैपिटलाइज कितना होगा 60 इंटू, अच्छा ठीक है 88, टोटल कितना हो गया 144। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। अब इक्विपमेंट खरीदें। इक्विपमेंट खरीदा तो इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट किया आपने 120 से, ये गलत है, ये 6/10 कर लें, क्योंकि ये देखें ये 4 और 6 था, ये भी 4 और 6 दोनों 10 महीने के खर्चे थे, ये दोनों ही 10 महीने के खर्चे थे। इसको सही कर लें जी। ये 70 वाला भी 10 माह का, फिगर सही कर लें, बताएं जल्दी से। 10 और ये कितना हो गया 158, 120, 120 जी। एसेट खरीद लिया आपने, इक्विपमेंट खरीद लिया, ये पीपीई है। ये क्या है, अब इसकी डेप्रीसिएशन के रोले हैं, लेकिन पहले इसकी अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, ऐसे ही करते थे हम, ठीक है ना। कुछ इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगी, कुछ इसकी डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल में जाएगी, और बाकी हमने जो है वो निकाल इकट्ठी लेनी है। अब 120 कॉस्ट है, लाइफ थी इसकी 5 साल, आया था 1 अप्रैल को, तो जनवरी फरवरी मार्च ये नहीं था। कितने महीने की डेप्रिसिएशन पहले तो निकालें, 120 डिवाइड बाय 5 इंटू 9/12, आंसर इज, अब ये 18 की डेप्रिसिएशन जो है ये कितने महीनों की है 9 मंथ्स की। 9 मंथ्स में से आपने मई का महीना और दिसंबर का महीना 2 महीने कहाँ फेंकने हैं, एक्सपेंस में। और वैसे भी कैपिटलाइजेशन आपको जनवरी जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 7 महीने के अंदर ही चली थी ना, ये देखो कि 6 में। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। डेप्रीसिएशन आपने अलग से भी कर सकते हैं, मैं यूँ कर दोबारा करता हूँ, 120 डिवाइडेड बाय 5, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आती है, ठीक है। इसमें से कितने महीने, अप्रैल मई और दिसंबर, ये 3 महीने आ गए। ऐसे भी कर सकते थे आप, 3/12 कर लें। ये नहीं करना तो आप 18 को कर सकते थे 3/9, ओके करने के लिए जी। बताएं 6 और बाकी का 12 आ गया, ठीक है जी। इसको भी निकाल सकते हैं ऐसे करके, 120 डिवाइड बाय 5 इंटू जी 6/, ठीक है। तो ये 6 और 3 9 बनते हैं। तो ऐसे कर लें, ऐसे करना है, आपकी मर्जी करिए। ये पहले निकालना है, अब ये पहले निकालना है, ये पहले निकालना है, तो फिर ये 9 महीने का खर्चा है, इसको आप 3 और 6 भी कर सकते थे, ठीक है, मर्जी आपकी है। लेकिन आपको पर्चे के लिए सिर्फ इतनी सी वर्किंग करनी है। अब जब आप नोट बना रहे होंगे तो नोट का सारा फॉर्मेट बना होगा, उससे जो वर्किंग इस साइड पे आप करते थे, इस साइड पे आप सिर्फ इतनी सी वर्किंग करेंगे, ये आपके ये इकट्ठे हो जाए प्लस डेप्रिसिएशन। तो एक लाइन के अंदर ये वर्किंग करके आपने इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करना है 102 जमा 12 कितने पर, और इसके बाद कितने पर 114 पर। इसके अलावा ये सारी कहानी आपने कहीं पे भी दिखानी नहीं थी, ओके। नेक्स्ट, बस ये कर लें, जल्दी से देख लें, इसको नोट बना के लाना, मैंने कल चेक करना है। 1 जुलाई 23 पर साल के दरमियान में IL लॉन्च दिस न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल फॉर ऑनलाइन SC32 आ गया। वेबसाइट वॉज डेवलप्ड इंटरनली एंड मेट द क्राइटेरिया, बड़ी मेहरबानी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर जो हुई हैं वो क्या हैं, एक्वायरिंग वेब सर्वर, कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ, ये तो एडवर्टीजमेंट है इसलिए क्या होगी एक्सपेंस। कंडक्टिंग फिजिबिलिटी एंड सिलेक्टिंग, ये तो रिसर्च होकर, रिसर्च होने की वजह से क्या है एक्सपेंस। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट, बिल्कुल ये डेवलपमेंट है, और ये क्या होगी कैपिटलाइज। डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग, डेवलपमेंट की जगह लिखने के लिए कैपिटलाइज डायरेक्ट कर दो, डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंट है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एडिशनल डिस्काउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। रजिस्टरिंग डोमेन नेम कैपिटलाइज डेवलपमेंट था, याद है। अब क्या बना जी 13 जमा 8 जमा 3 कितना बनता है 24, लो जी ये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। और लाइफ क्या है जी इसकी, वो कहते हैं जी ऊपर लिखा हुआ नहीं था, नीचे है कहीं, द वेबसाइट वॉज डेवलप्ड इन, किधर,
अच्छा, it is estimated that website would be technologically obsolete in 4 years. However, IEL plans to incur additional expense on website to incorporate, which will enable. यार जब होगा तब देखी जाएगी, 4 ही है, ठीक है। अब 6/12 कर दें, आंसर इज, तो ये 2 चीज़ें थी, 24 कैपिटलाइज होना है और ये 3 क्या है, इसकी अमोर्टाइजेशन, ठीक है। डन हो गया। ये नोट बना के लाना है, लाजमी मैं चेक करूँगा। कल एक तो सवाल आपको बता दिया मैंने कौन सा करवाना है, हडेरो लिमिटेड। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि मैंगो वाला सवाल शायद हमें करना पड़े कल, या कोई और इससे भी अच्छा लगा तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।